बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला जेल के बाहर जो हुआ, जो हो रहा है, उसकी बात थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नेपाल की सूरत हाल देखिए। नेपाल में जो हुआ है वो बांग्लादेश प्लस है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसमें वजीर आजम को बचाया गया था। वजीर आजम को बचाने के बाद फौरी तौर पर फरार करवाया गया। हेलीकॉप्टर, फौज, दीगर इदारे रेडी और वजीर आजम को बचा लिया गया था। लेकिन उससे पहले वहाँ खूनरेजी हुई थी, खौफनाक खूनरेजी हुई थी और अमवात हुई थी मुजाहिरीन की मुसलसल। अब जो नेपाल में हुआ है उसको अगर आप देखें तो ये बहुत क्विक था और ये नौजवानों ने फौरी तौर पर सब कुछ तलपट करके रख दिया। आप ये जो स्टिल देख रहे हैं, ये नेपाल के वजीर आजम का स्टिल है। नेपाल के वजीर आजम को निकल कर फरार होना पड़ा, लेकिन उससे पहले आप उनको लहूलुहान देख रहे हैं। ये बहुत खौफनाक मनाजिर हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, गलियों में दौड़ता हुआ हुजूम, छत से बनी हुई वीडियो, और फिर उसके बाद ये इधर से उधर गलियों में भागते हुए लोग, इनमें नेपाल के वजीर खजाना बताया जा रहा है कि वो मौजूद हैं और वो भाग रहे हैं और क्राउड उनके पीछे है, उनकी जान के दर पे है। लातें पड़ रही हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं और एक वजीर जो है वो जान बचाने के लिए भागता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में हुआ क्या, 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इन टोटल, उन पर बैन लग गया। और बैन लगने के साथ जो बड़ी एप्लीकेशंस है उनमें एक्स यानी कि ट्विटर शामिल है, फेसबुक शामिल है, व्हाट्सएप शामिल है, उसके साथ यूट्यूब शामिल है, इंस्टा, दीगर एप्लीकेशंस, 26 के करीब एप्लीकेशंस थी जिनको हुकूमत ने बैन कर दिया। और बैन करने की वजह क्या बताई? वो वजह जो बिल्कुल हमारे यहाँ बताई गई थी। फेक न्यूज़ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इदारों के खिलाफ बात करते हैं, शख्सियात के खिलाफ बात करते हैं और कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। यही तमाम वजूहात हमारे यहाँ बताते हुए मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया गया, प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, बाद में खोल दिया गया और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। ये सब कुछ इन्हीं वजूहात के तहत किया गया और इत्मीनान से किया जाता है, अब भी किया जाता है। अदालत पूछती है तो ये बताया जाता है कि इस वजारत ने इसके कहने पर इतने अरसे के लिए बंद किया है, लेकिन फिर उसके बाद कोई अरसा वगैरह उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। हमारे यहाँ ट्विटर खोला गया जब हम भारत से नबर्द आजमा थे, भारत की जारहियत की वजह से बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स उस वक्त जो बैन किए गए थे वो भी नर्म हुआ और जो प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए थे वो खोले गए। और डिजिटल मीडिया वॉरफेयर में पाकिस्तानी कौम ने भारत को वहां पर भी शिकस्त दी और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से सुरखरू ठहरा। नेपाल में ये सब कुछ बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो नौजवान सड़कों पर आ गए, क्योंकि आज़ादी इजहार खत्म हो गई। जब आज़ादी इजहार राय खत्म हो गई और लोगों के कारोबार भी जो जदीद दुनिया में सोशल मीडिया से वाबस्ता है वो मुतासर होने लगे, तो लोग सड़कों पर आए, पार्लियामान तक गए। पार्लियामान को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया, वहां से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। वजीर आजम के घर के अंदर दाखिल हो गए, आग लगा दी, वहां से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। ताकत का इस्तेमाल किया गया। पीर और मंगल ये जो वाकयात हैं इनमें अब भी सूरत हाल कशीदा है। 21 अफराद, पहले 19 अफराद, फिर मजीद 2 अफराद, 21 अफराद जान से गए, गोलियां लगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहां पर गोलियां चलाई, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, शेलिंग की। ये सब कुछ हमारे यहाँ भी हुआ है। ये जो मुजाहिरीन थे इनकी तादाद हमारे यहाँ सड़कों पर निकलने वालों से बहुत कम थी, मगर एक ये चार्ज थे, दूसरा लीडरलेस थे। और फिर उसके बाद इन्होंने जो चाहा वो किया। वहां पर हैशटैग नेपो किड्स, नेपो बेबीज इस्तेमाल हुआ और लोगों ने ये सवाल किए कि हम अपना बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं और तुम महलों में रह रहे हो, तुम्हारी जो अय्याशियां हैं वो कौम देख रही है और हम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। और इन तमाम नारों के साथ नौजवान सबसे बड़ी तादाद में सड़कों पर आए। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और उनमें नौजवान जो थे वो एक दूसरे को गाइड कर रहे थे और नेपाल की हुकूमत उन्होंने उड़ा कर रख दी। फौरी तौर पर वज़रा के धड़ाधड़ इस्तीफे नजर आने लगे, लोग फरार होते हुए नजर आने लगे और काठमांडू की सड़कें जो थी वो जुनूनी
रक्स करते नौजवानों के साथ वो भर गई और उन्होंने अपने नारे बुलंद करके इनकलाब का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ हमने बांग्लादेश में भी देखा था, श्रीलंका में भी देखा। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान इज नेक्स्ट। तो पाकिस्तान में इनकलाब पहले ही आ चुका, जो 8 फरवरी को हुआ था वो पाकिस्तान में इनकलाब था। लोगों ने बाहर निकलकर अपनी राय का इजहार किया एक ऐसी सूरत हाल में जब उन्हें वोट के हक से महरूम रखने की पूरी मनसूबाबंदी की गई, उनसे निशान छीन लिया गया। उनसे निशान छीनने के बाद अगर एक जमात अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम लेकर आ रही थी तो उनका फेसबुक बैन, उनकी वेबसाइट बैन, उनके कम्युनिकेशन के टूल्स बैन किए जा रहे थे। और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन तो इंतहा कर दी गई। यहाँ कराची में हमने देखा जब बाहर निकले वोट डालने के लिए तो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे ये कहाँ पड़ेगा हमारा पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि आज जो नेविगेशन सर्विस है वो नहीं चल रही, एसएमएस नहीं चल रहा। हम अगर एसएमएस करके हमें वोट कहाँ डालना है ये मालूम करना चाहें तो वो सर्विस तक नहीं चल रही। लेकिन लोग जुनून की कैफियत में थे कि जिसे वोट डालना है उसे वोट डालना है, और लोगों ने वोट डाला और पाकिस्तान में उस रोज एक इनकलाब जैसी सूरत हाल हमारे सामने थी। फिर हुआ क्या, वो तमाम लोग जो जीत रहे थे उन तमाम लोगों को उस इनकलाब को दोबारा ताकत के जरिए रौंद दिया गया, और रौंद देने के बाद अगले रोज हारने वालों को जितवा दिया गया। उनको 8 फरवरी के इलेक्शन में 9 फरवरी को वोट पड़े, ये हमने मजाक देखा। अभी गवर्नर सिंध को आपने सुना था जो कह रहे थे क्या हुआ, वोट डाला निकला नहीं तो क्या हुआ। तो इस तरह के मजाक हमने शख्सियात की जानिब से भी देखे और अदालती इदारे की जानिब से भी देखे जो मुकदमात लेकर बैठे रहे, और उसके बाद जब मुकदमात को फारिग किया गया तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर किया गया। और मुझे याद आया कि फैसल वाउडा ने जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं ये कहा था कि आ जाए अदालतों में, ये जो फॉर्म 45-47 लेकर बैठे आ जाए अदालतों में, 5-6 से ज्यादा सीटों का फैसला नहीं होगा। तो फैसल वाउडा की बात भी दुरुस्त होती हुई नजर आई। तो अब हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि देखो ये जो करेंसी नोट हवा में उड़ाते नौजवान हैं, ये जो आग लगाते नौजवान हैं, नारे लगाते नौजवान हैं, ये जो वजीर आजम को घर से भगाते नौजवान हैं, गलियों में जूते लगाते नौजवान हैं वजीरों को, ये नौजवान पाकिस्तान के लिए पैगाम है। नेपाल की आबादी देखो, पाकिस्तान की आबादी का 15% आबादी है, और उसके बाद पाकिस्तान के हालात देखो, नेपाल से ज़्यादा ख़राब हैं, श्रीलंका से ज़्यादा ख़राब हैं, बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हैं। और यहाँ जब अवाम निकलेंगे तो फिर वो ये देखेंगे कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेपाल में महलों में रहने वाले उनके फैसले कर रहे थे, उसी तरह पाकिस्तान में इन अफसरान को, वजीरों को, अदालतों को, इन हुक्मरानों को क्या मुराआत मिलती है। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि हमारी अदालत में गुज़श्ता कुछ अरसे में जज साहिबान की तनख्वाहें जो पहले ही 12-13-14 लाख रुपए थी वो बढ़कर 23-24-25 लाख रुपए हो गई हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसके पास पहले ही तमाम तर मुराद मौजूद थी, उनको मजीद महलों जैसे ऑफिस बना कर दिए गए हैं, उनको फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई हैं, उनको वीगो डाले दिए गए हैं, और उन सबको एक काम पर लगा दिया गया है कि वो टिकटॉक बनाते हुए हमें नजर आए। ये हमें कोई डीसी नजर आता है अवाम की तजलील करता हुआ, या कोई एसएसपी नजर आता है, या इसके अलावा दीगर अफसरान इवन वज़रा भी, तो वो टिकटॉक बनाते हुए नजर आते हैं, एक आम आदमी की मुसलसल तजलील करते हुए नजर आते हैं। और ये तजलील वो लावा पका रही है जो किसी रोज फट पड़ेगा, और जब फट पड़ेगा तो फिर इसी तरह से हमारे यहाँ गलियों में लोग भागते हुए नजर आएंगे कि दावे किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन अपने मुल्क के हालात देखकर, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने से महरूम देखकर, और उस शख्स को जिसके पास तनख्वाह है, मुराआत हैं, ज़मीनें हैं, प्लॉट हैं, तमाम तर सहूलतें मैसर हैं, उसको बिजली फ्री मिलती है, उसको गैस फ्री मिलती है, उसको मुराद फ्री मिलती हैं, अवाम के पैसों पर मिलती हैं, उसको इलाज उसका, उसके बच्चों का, उसके प्यारों का सब कुछ मुल्क में भी बैरून मुल्क भी फ्री मिलता है। यहाँ वो मुराद तक उनके लिए तय की जाती हैं कि अगर इनको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो इनके लिए ग्रेड 17 का फोकल पर्सन भी रखा जाए। यहाँ वो मुराद तय की जाती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान किसी के जनाजे पर जाएंगे तो जनाजे पर फूल रखने के इंतजामात कैसे होंगे, जाने का तरीका क्या होगा, और दीगर चीज़ें, उनके लिए भी एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया जाए। अगर ये पाकिस्तान में किया जा रहा है
تو پاکستان میں ظلم کا نظام قائم کرنے والے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ آ کر اس نظام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ یہ پاکستان میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن جس طرح سے پاکستان میں نظام ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے باوجود قربانی کے دعوے بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ نظام دعوے کر رہا ہے کہ ہم سے اچھا کون ہے، تو پھر وہ نظام لوگوں کو واقعتاً دعوت دے رہا ہے کہ آئیے اکھاڑ پھینکیے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا، جاؤ جمہور کے روندے ہوئے بے بس جذبو، جاؤ پگھلا ہوا تپتا ہوا لاوا بن جاؤ، جاؤ معصوم جنازوں کے فسردہ پھولو، جاؤ فرعون کی شاہی کو مبارک کہہ دو۔ تو وہ ہمیں صورتحال پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ ایک جانب یہ حالات ہے، دوسری جانب حالات کیا ہے؟ طیب بلوچ نام کا ایک صحافی علیمہ خان صاحبہ سے اڈیالہ جیل کے باہر مسلسل الجھتا ہے، ایک دن الجھتا ہے، اگلے دن اعلان کر کے آتا ہے، پھر الجھتا ہے۔ پریس کانفرنس میں صحافی پریس کانفرنس کے بعد سوال کرتے ہیں، وہ پریس کانفرنس شروع کر دینے سے پہلے بھڑ جاتا ہے، پی ٹی آئی والے اس سے بھڑتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اور ملک کا ہر بڑا صحافی اور صحافتی ادارے آ جاتے ہیں کہ یہ صحافی ہے، اس پر حملہ ہوا ہے، یہ صحافت پر حملہ ہے۔ آج اسی اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کو یہ بتاتا ہوا ایس ایچ او کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، پہلے بھی نہیں جانے دے رہے تھے۔ یہ جو تمام اسٹیج تھا کہ انڈا مارنا ہے یا طیب بلوچ والا سین کرنا ہے، یہ تیار تھا، اور اس تیار اسٹیج کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کو اندر جانے دیا گیا تھا کہ باہر آئیے، آپ کے لیے ایک تیاری کی گئی ہے۔ آج اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال ہے، لیکن آج ہماری صحافت کے لیے، بڑے بڑے صحافیوں کے لیے جو 8 بجے کا 10 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں اگین 3-4 ملین 5 ملین کے آس پاس ماہانہ ہیں، اور جو ہمارے ہاں آزادی صحافت کے ماتھے کا جھومر کہلانے کے شوقین ہیں، وہ صحافی آج کہاں ہیں؟ آج اڈیالہ کے باہر ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کو پولیس تھپڑ مار رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے، ان کے موبائل چھین رہی ہے، اور ان کو انگریزی کا دوسرا لیٹر، تیسرا لیٹر، انگریزی کا 13واں لیٹر، تیسرا لیٹر، ایسے ناموں سے نواز رہی ہے۔ اور آج وہاں موجود وہ لوگ جن سے کل بدتمیزی ہو رہی تھی، وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاں، کل صحافی پر جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا، اس پر فوری پرچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ باقی اس پر پرچے کب ہوں گے؟ ارشد شریف شہید کی بیوہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خاندان کی تو ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی، شہید کر دیا گیا۔ طیب بلوچ کی ایف آئی آر فوراً ہو گئی ہے۔ اب علیمہ خان پر جب انڈا مارا گیا تو علیمہ خان کی جو اپلیکیشن تھی اس پر ایف آئی آر نہیں ہوئی، لیکن علیمہ خان نے طیب بلوچ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور علیمہ خان پر ایف آئی آر کر دی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے طیب بلوچ پر حملہ ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اور اس صورتحال پر ہمارا میڈیا چپ ہے، ہمارے وزراء چپ ہیں۔ وہ عطا تارڑ جو کہہ رہے تھے کہ سخت کارروائی ہوگی اور ہم گرفتاریاں کریں گے، طیب بلوچ پر حملہ آزادی صحافت پر حملہ ہے، کیا اس عطا تارڑ کو ارشد شریف شہید یاد ہے؟ کیا کاشف عباسی یاد ہے جسے اب تک آف ایئر کر رکھا ہے؟ کیا سبینہ پاشا یاد ہے جسے نوکری سے نکلوا دیا گیا؟ اکبر باجوہ نوکری سے نکلوا دیا گیا، حبیب اکرم نوکری سے نکلوا دیا گیا، شاکر اعوان نوکری سے نکلوا دیا گیا، عظمیٰ نعمان نوکری سے نکلوا دی گئی۔ ایک لمبی لسٹ ہے۔ کیا ان وزراء کو ان لوگوں کے نام بھی معلوم ہیں، یاد ہیں؟ تو ایک لمبی لسٹ ہے جو ظلم کی ہے۔ اس نظام نے یہ لسٹ خود مرتب کی ہے، اور ابھی لسٹ مرتب کرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں گفتگو ختم کروں گا اسی پوائنٹ پر جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی